शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए शो की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कल रात गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आज लवकेश को साकेत कोर्ट में पेश करके 4 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान जब एनडीटीवी की टीम ने उससे हादसे को लेकर सवाल किए तो लवकेश बिना जवाब दिए आगे बढ़ गया। एनडीटीवी के सवालों से बचता दिखा लवकेश। तो दिल्ली अग्निकांड का आरोपी है लवकेश, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में है होटल मालिक और अब होटल के मैनेजर की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने लवकेश को कोर्ट में आज पेश किया और एनडीटीवी की टीम ने उससे इस हादसे को लेकर सवाल भी पूछा, लेकिन लवकेश बिना जवाब दिए ही वहां से आगे बढ़ गया। तो इस पूरे मामले में जो एक्शन है वो हो रहा है। आसपास के जो तमाम इलाके हैं उन्हें भी देखा जा रहा है और इस तरह के अगर और कोई होटल्स हैं या और कोई बिल्डिंग्स हैं जहां पर सुरक्षा मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस बीच इस अग्निकांड के जो आरोपी हैं यानी कि होटल मालिक लवकेश बजाज, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। होटल मैनेजर की भी अब पुलिस को तलाश है। इस हादसे के बाद से ही होटल मालिक फरार था। गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड में अब लवकेश को भेज दिया गया है। कल रात गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आज लवकेश को साकेत कोर्ट में पेश किया था। 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट में पेशी के दौरान एनडीटीवी की टीम ने इस हादसे से जुड़े सवाल लवकेश से पूछने की कोशिश की, जिनका जवाब लवकेश से देता नहीं बना और वो बिना जवाब दिए वहां से आगे बढ़ गया। 4 दिन की पुलिस रिमांड में होटल मालिक लवकेश इस वक्त है और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ होगी। 21 लोगों की दर्दनाक मौत इस अग्निकांड में हुई है। पूरे दिल्ली को इस हादसे ने परेशान कर दिया है और कई सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के बाद। कितनी लापरवाही आखिर कैसे हो रही है? कल सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच में ये आग लगी। इक्कीस लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग अभी भी वेंटिलेटर पर हैं। 11 लोग जो है वो विदेशी बताए जा रहे हैं। होटल संचालित कर रहा था लवकेश बजाज। आप समझिए कि उसका जो बैकग्राउंड है होटेलियर का ही। 6 कमरों की इजाजत 25 कमरे बना दिए गए। ये सब जब कुछ हो रहा था कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी। लवकेश की जो पत्नी है उनको लेकर भी नोटिस जारी कर दिया गया। यानी ये जो आग लगी उसका असली गुनहगार है ये। इसी के बनाए होटल नुमा लाक्षागृह में 21 लोग मारे गए। होटल फ्लोरिस्टे का मालिक ये लवकेश बजाज है। होटल फ्लोरिस्टे नाम के लाक्षागृह का मालिक, जिसकी लापरवाहियों ने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीनी। अब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस पर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये कितना संवेदनहीन है, इसका खुलासा पुलिस के सामने खुद इसने किया। जिस समय लोग होटल में झुलस रहे थे, 4वीं 5वीं मंजिल से नीचे कूद रहे थे, ये दुष्ट, ये मुनाफाखोर उसी होटल के सामने गुजर गया, लेकिन रुका नहीं। जो फंसे थे उन्हें छोड़कर ये अपनी जान बचाकर भाग रहा था। पुलिस की पूछताछ में लवकेश ने बताया कि डर गया था साहब, जब आग लगी मैं वहीं से गुजर रहा था, लेकिन रुका नहीं। डर के मारे भाग गया, अपने घर भी नहीं गया, दिन भर दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो सिस्टम के मुंह पर भी करारा तमाचा है। अब पता चला है कि कैसे इसने प्रशासन की नाक के नीचे अधिकारियों की लापरवाहियों के बीच में मालवीय नगर में चलता फिरता मौत का घर तैयार कर दिया।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक लवकेश बजाज ने साल 2022 में यानी कि आज से करीब 3 साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से ये इमारत खरीदी थी। तब इस इमारत में एक खादी की दुकान थी और ये इमारत काफी जर्जर थी, लेकिन उसके बाद लवकेश ने यहाँ पर 2 मंजिला इमारत तैयार कर ली और उसके बाद शुरू हुआ लालच का असली खेल। लवकेश ने यहाँ पर 2.5 मंजिल और बनाए और एक बड़ा होटल तैयार कर दिया, यानी कि मौत का चलता फिरता लाक्षागृह। लवकेश के पास लाइसेंस नहीं था। उसने होटल का सारा काला कारोबार अपने राइट हैंड और मैनेजर जय मिश्रा को सौंप रखा था। ये देखिए, सारे सरकारी लाइसेंस उसी जय मिश्रा के नाम पर थे। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की जो दक्षिणी दिल्ली की लिस्ट है, उसमें 88 नंबर पर लवकेश बजाज के होटल फ्लोरिस्ट स्टे का नाम है। जो लाइसेंस लिया गया वो BNB यानी ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत दिया गया। नियम कहते हैं इस स्कीम में सिर्फ 6 कमरों की इजाजत थी, लेकिन इस लालची मालिक ने वहां 25 कमरों का होटल खोल दिया। यानी ये वो शख्स है जिसने मुनाफे के लालच में लोगों की बलि चढ़ाने की तैयारी 2022 में ही कर ली थी। वो तो हादसा अब हुआ। जाहिर है इसने मान लिया था कि लोगों की जान बचे न बचे, मुनाफा भरपूर होना चाहिए। वरना सोचिए, अगर इसे इस बात की रत्ती भर भी फिक्र होती कि अगर आग लग गई, कोई हादसा हो गया तो लोग कैसे बचेंगे। लेकिन वो सोचने के बजाय मुनाफे के आगे ये सब कुछ भूल गया। आसपास के बाकी होटल वाले भी उसी मुनाफे के चक्कर में सारे नियम कायदे कानून भूल चुके हैं। लेकिन लापरवाही की इंतहा यहाँ तक नहीं थी। सूत्रों की माने तो अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हुई, यानी कि लोग इस मौत की इमारत से बाहर नहीं निकल पाए। दरअसल इस इमारत में एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट गेट था। ऊपर जो छत का रास्ता था उसमें भी ताला बंद था, जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए और अधिकतर लोगों की मौत दम घुटने से हो गई। जांच में एक और सनसनीखेज बात सामने आई। दमकल और जांच एजेंसियों को होटल के कई कमरों से इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे और कुकिंग हीटर मिले हैं। पता चला कि जो विदेशी नागरिक लंबे समय से इस होटल में ठहरे थे, वो कमरों के अंदर ही खाना बनाने के लिए इन उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे थे। शॉर्ट सर्किट या लापरवाही, वजह जो भी रही, CFL गहन जांच कर रही है। यानी लवकेश और उसके साथ जय मिश्रा ने सारे नियम कायदे कानून और सुरक्षा को ताक पर रखकर पैसे बनाने का सेंटर खोल रखा था। उसी इलाके में लवकेश के 2 दूसरे होटल भी हैं, जिनमें लेमन ग्रीन और जल गए होटल फ्लोरिस्ट स्टे के बगल वाला मिकासा होटल भी है। वहां भी निकासी का रास्ता डराने वाला है। जो BNB के अंदर रजिस्टर्ड है और चल रहे हैं धड़ल्ले से। आप अंदर बढ़िए, इस पूरे होटल के अंदर टोटल 22 कमरे 22 कमरे समझिए 22 कमरों का होटल। रास्ता ये रास्ता है इसका, ये मेन रास्ता है इसका। आप आगे चलिए, जिस होटल में आग लगी है इसी मालिक के 2 होटल आगे हैं, ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से और फ्लोरिस के नाम से। इसी इलाके में धड़ल्ले से पुरानी बिल्डिंगों के अंदर जो लिफ्ट की परमिशन प्रशासन दे रहा। पुलिस के मुताबिक लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके कमाए गए पैसों से लवकेश के 2 बच्चे विदेश में रहते हैं। वो खुद भी विदेश भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते धर लिया गया। उसकी पत्नी के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अब पुलिस को तलाश है केसर सिंह नाम के एक अहम चश्मदीद गवाह की। जांच एजेंसियों का मानना है कि केसर सिंह ही वो शख्स है जो इस आग की शुरुआत कहां से और कैसे हुई, इसका असली सच सामने ला सकता है। खैर, देर से ही सही, प्रशासन जागा है, अपनी जिम्मेदारी समझकर काम कर रहा है। इस बीच दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने आज मैक्स हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि उन जिम्मेदार अधिकारियों का क्या, जिनकी सरपरस्ती में ये लाक्षागृह तैयार हुआ, क्या उनका भी हिसाब होगा? मुकेश सिंह सेंगर और रवीश रंजन शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। मालवीय नगर के होटल अग्निकांड में मारे गए 21 लोगों में से 9 भारतीय थे, जिनमें से 8 एक ही परिवार से थे।
सब के सब अग्निकांड के भेंट चढ़ गए। उस अग्निकांड के धधकती ज्वाला के बीच फंसे विवेक अग्रवाल ने अपने रिश्तेदार को फोन कर जो कुछ कहा था वो दहला देने वाला है, रुला देने वाला है। ऐसे शब्द जो विवेक के रिश्तेदार के कानों में ताउम्र गूंजते रहेंगे। आपने हादसे वाली जगह पर खड़ी एक मर्सिडीज कार देखी थी जो हटाई नहीं गई थी क्योंकि वो कार विवेक अग्रवाल की ही थी। वो अंदर ही फंसे हुए थे। वो धधकता मंजर और उस मंजर में ये पूरा परिवार भी फंस गया। ये देखिए, एक एक चेहरे को देखिए। इनके चेहरों पर उम्मीदें हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक थी, खुशियां थी, जीने का अरमान, जरिया सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं बचा। पूरा परिवार खत्म हो गया। गुरुग्राम का ये मकान एक झटके में वीरान हो गया। यहाँ रहने वाला कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार उजड़ गया। ये विवेक अग्रवाल है और ये है इनकी पत्नी तर्जनी अग्रवाल। विवेक अग्रवाल अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में थे, जिसमें उनकी पत्नी, उनकी मां प्रेमलता, दोनों बेटियां जीविशा और वारिया, इनके अलावा 3 रिश्तेदार जो मौसा मौसी लगते थे। विवेक अग्रवाल समेत सभी 8 लोग विवेक के पापा को देखने आए थे। विवेक के पापा दिल्ली के साकेत मैक्स में ही भर्ती हैं, वहीं उनका इलाज चल रहा है। उन्हीं से मिलने, उन्हीं को देखने के लिए यह पूरा परिवार फ्लोरिस्ट स्टे में रुका हुआ था। विवेक अपने पापा राधेश्याम अग्रवाल से मिलने के लिए दोबारा तैयार हो रहे थे। ठीक उसी समय यह हाहाकारी धधकती ज्वाला ने समूचे होटल को घेर लिया। पेशे से सीए विवेक अग्रवाल और इनके परिवार ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धधकती ज्वाला ने चंद मिनटों में पूरा परिवार तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। किस्मत का खेल तो देखिए, विवेक की सबसे छोटी बेटी जीविशा जो बेंगलुरु में रहती थी, वो सिर्फ एक दिन पहले ही अपने बीमार दादा को देखने के लिए बेंगलुरु से दिल्ली लौटी थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अपने दादा को देखने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने आई है। अब अस्पताल के बिस्तर पर बुजुर्ग पिता अकेले रह गए हैं। उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। उन्हें मालूम नहीं है कि उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पोतियां और उनकी जीवन संगिनी अब इस दुनिया में नहीं है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो आखिरी फोन कॉल है जो मौत के मुहाने पर खड़े एक भाई ने अपने ही भाई को किया था। जब होटल में आग लगी, चारों तरफ काला धुआं भर गया, तो विवेक अग्रवाल ने अपने साढ़ू भाई पुनीत गुप्ता को फोन किया। विवेक ने कहा, भाई चारों तरफ धुआं है, सांस नहीं आ रही है, शायद अब हम लोग नहीं बचेंगे। फोन के दूसरी तरफ पुनीत चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे, विवेक रुमाल गीला करो, मुंह पर बांध लो, खिड़की के पास जाओ। पुनीत के मुताबिक जब तक पहुंचे वो सकरी गली थी, कोई फायर एस्केप नहीं था। जब तक वो अस्पताल पहुंचे तो वहां अपनों की लाशें देखकर पहचान भी नहीं हो पा रही थी। सब कुछ जलकर राख हो चुका था, खाक हो चुका था। सिस्टम की बदइंतजामी के आगे वो रुमाल छोटा पड़ गया था, जिसे नाक पर लगाने के लिए पुनीत ने बोला। जब तक रिश्तेदार होटल पहुंचे तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। विवेक के गुरुग्राम में सेक्टर 46 वाले घर के पड़ोसी भी हैरान थे। यह बहुत दुखद हादसा है। विवेक जी हमारे पड़ोसी हैं। विवेक अग्रवाल जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं थे। अभी उसकी घरवाली भी बहुत अच्छी थी, उसकी मिसेज थी, वो उसकी माता भी, 2 बच्चे थे उनके फादर भी यहीं हमारे पार्क में हमारे साथ घूमते थे। और बड़े दुख की बात यह है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत होगी है। इस अग्निकांड ने सिर्फ विवेक के सीधे परिवार को ही नहीं उजाड़ा। विवेक के पिता को देखने आए राजस्थान के किशनगढ़ से उनके मामा अशोक गोयल, मामी कमला गोयल और चाचा झुमरीलाल गोयल भी आए थे। वो भी उसी होटल के कमरों में थे। वो भी विवेक और उनके परिवार के साथ अग्निकांड में जल गए। अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग पिता और उनके पीछे उनका पूरा संसार उजड़ गया। विवेक, तर्जनी, प्रेमलता, जीविशा, वारिया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो हंसते खेलते चेहरे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं। राधेश्याम अग्रवाल जब घर लौटेंगे, उनके दर्द की भरपाई दिल्ली का कोई मुआवजा, कोई सिस्टम नहीं कर सकता। साहिल मनचंदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो इस अग्निकांड में एक तरह से आप देखिए कि एक पूरा परिवार उजड़ गया, विवेक अग्रवाल का पूरा परिवार खत्म हो गया। ऐसी ही कई कहानियां हैं जो इस हादसे के साथ जुड़ी हैं। मेरे सहयोगी अश्विन सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन का मैं रुख करना चाहूंगी। अश्विन, लगातार ग्राउंड जीरो से आपने इस खबर पर रिपोर्टिंग की है, क्या कुछ आपने वहां पर देखा, किस तरह की लापरवाहियां थी और आखिर कौन है इन जो तमाम जाने गई हैं उसके पीछे जिम्मेदार? देखिए, आज जब हमने कल से रिपोर्ट कर रहे हैं और हमने दिखाया कि किस तरीके से अंदर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया था। पहली बात तो 2 बिल्डिंग की परमिशन 105 मंजिला बना लिया गया, खिड़कियां नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने कहा कि उन्हें कटर से काटना पड़ा, रास्ता पर जाके वो खिड़कियां खोली और लोगों को बाहर निकाला जा सका है। बजाज को आज कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सबसे पहले पुलिस ने कहा कि हमें 4 दिन की रिमांड चाहिए, क्योंकि जो आरोपी है अगर वो बाहर रहा तो जो चश्मदीद है, यानी जो उसके होटल में काम करते हुए कर्मचारी, उनको डरा धमका सकते हैं। इस वजह से हमें इनको रिमांड पर लेना और इनसे पूछताछ करनी है। इस वजह से इनको रिमांड दिया जाए। कोर्ट में काफी जिरह हुई और उसकी तरफ से जो लवकेश बजाज के वकील है उन्होंने कहा कि पुलिस ने पहले इनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है। इस वजह से पहले हमें एफआईआर दिया जाए, बताया जाए कि किस कानून के तहत और किस जुर्म में इनको गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने कहा कि पहले ही हमने जो लोकेश बजाज है उनसे अरेस्ट वारंट पे साइन करवाया है, इसका मतलब हमने उनको पहले ही बता दिया है। साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में कई तहकीकात, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पुलिस ने आज कही है वो ये कहा कि साल 2024 में भी लोकेश बजाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और वो एफआईआर भी इसी होटल से जुड़े एक मामले में दर्ज की गई थी। तब भी अगर पुलिस ने चेतावनी उस समय एफआईआर को ध्यान देकर ये कार्रवाई की होती तो शायद आज ये हादसा ना होता, क्योंकि 24 में यानी 2 साल पहले इस मामले को लेकर, उसी होटल को लेकर लोकेश बजाज पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने उस समय लगातार देखिए सवाल यही बना हुआ है, आखिर जिम्मेदार अधिकारियों की नींद कब टूटेगी, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है जो दिल्ली में हुआ है। ऐसी घटनाएं, ऐसी दुखद घटनाएं पहले भी दिल्ली में हो चुकी हैं और ना जाने भविष्य में भी हो सकती हैं अगर अब सीख नहीं ली गई। बहुत शुक्रिया अश्विन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, अश्विन की तरह हमारी टीम के और सदस्य भी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। एनडीटीवी संवाददाता तेजश्री ने भी हादसे के चश्मदीदों के साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया। कल जब आप गए वहाँ पर तो अब किस तरह से जो गेस्ट थे वहाँ पर वो किस कंडीशन में थे? कोई मैम, अंदर का मंजर जो था वो बहुत खौफनाक था। जब हम अंदर घुसे तो हमने देखा बेसमेंट से ही हमने अंदर घुसे, हम फायर फाइटिंग एंड दिल्ली पुलिस के साथ। जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक 25 ईयर ओल्ड लड़की थी जो रिसेप्शन के पास पूरी जल चुकी थी, जिसके दोनों हाथ और पैर अकड़े हुए थे, जिसको सबसे पहले हमने बाहर निकाला, वो ब्रॉड डेड थी। उसके बाद आगे गए एक पेशेंट के पास ऐसी, हाँ, गरी हुई थी रिसेप्शन के पास। 25 ईयर ओल्ड होगी लगभग उसकी एज, वो अकड़ी हुई थी प्रॉपर। और जब हम उससे आगे बढ़े तो एक व्हील चेयर पे शायद वो पेशेंट ही था, वो पूरा जल चुका था, व्हील चेयर पर बैठा हुआ। और फिर वो भी डेड था। फिर उसके आगे गए तो वहाँ पे 3 पेशेंट थे, तीनों फॉरनर्स थे, वो अनकॉन्शियस थे। तो हमने वहाँ पे CPR दिया। मैं खुद एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मैक्स हॉस्पिटल में काम करता हूँ। तो हमने बाहर निकाला, इसने मेरे सपोर्ट किया जैसे जैसे मैंने इनको बताया किया। और ऊपर गए तो ऊपर सीढ़ियों पे पूरा जला पड़ा है। कौन से फ्लोर तक गए? हम पूरे फ्लोर पे गए, नीचे से ऊपर तक, बेसमेंट से 5th फ्लोर तक लोग इसी तरह से? हाँ मैम, नीचे थे थोड़े ज्यादा, 3rd फ्लोर तक थे। ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर तक लोग थे। और बेसमेंट में किस तरह से हालात? बेसमेंट में बहुत बुरे हालात थे। आग बेसमेंट, और सबसे पहले जब बेसमेंट में ही घुसे थे, सबसे पहले एक्सेस वहीं का मिल पाया था। तो जिसने भी ये भयावह मंजर अपनी आंखों से देखा, शायद वो ताउम्र इस मंजर को भुला नहीं पाएगा। और ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की सबसे बड़ी टीम के साथ हम भी इस अग्निकांड से जुड़ी तमाम जानकारियों पर पड़ताल कर रहे हैं कि दिल्ली में बार बार ऐसे हादसे क्यों रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार है कौन, हादसे से आखिर सबक कब सीखेंगे। जो कुछ हमने देखा वो आपको भी जरूर देखना चाहिए। मालवीय नगर के फ्लोरिस्ट स्टे होटल की आग ने हमें मजबूर कर दिया ये पता लगाने के लिए कि आखिर आसपास के होटल्स का क्या हाल है। जो कुछ हमें मिला वो डराने वाला दिखा। आज एक एक तस्वीर जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो डराने वाली है। आखिर प्रशासन कहाँ है, जिम्मेदार अधिकारी कहाँ है?
एक एक तस्वीर देखिए और बताइए क्या गलती सिर्फ उनकी है जिन्होंने होटल खोला है, या फिर इसके पीछे कुछ और लोग भी गुनहगार हैं। फ्लोरिस इन होटल है, उसका नाम भी यही था। उसका नाम भी यही था। वो ये होटल है और ये होटल भी लवकेश बजाज का है। और देखिए यहाँ पर भी वही सब कुछ है, एक ही एंट्री गेट आपको दिखाई देगा। ये नीचे बेसमेंट है, आइए देखिए। ये देखिए नीचे बेसमेंट है, कमरे बने हुए हैं। बेसमेंट है नीचे, और नीचे बेसमेंट में कुछ कमरे बने हुए हैं। सवाल ये है कि अगर एक ही एग्जिट है और यहाँ मान लीजिए कोई हादसा हो जाता है तो फिर लोग आखिर कहाँ से निकलेंगे? ये यहाँ जो लोग रहने आए वो भी है, ये 4 मंजिल तक है। 4 मंजिल है। हाँ, सोचिए 4, और सिर्फ ये एक ही गेट है। एक ही गेट है, एक चीज नहीं। 5 मंजिल जी। ये सिर्फ 2 फीट का है। आप यहीं रुके हैं क्या? नहीं, हमें तो यहीं रहता हूँ। दूसरी नहीं, मुकेश, अगर यहाँ आग लगे तो आप देखिए यहाँ से उतर के भाग नहीं सकते हैं आप। सोहेल देखो चौड़ाई देखो कितनी, केवल एक आदमी ऐसे निकल, और सारे मीटर यहीं लगे हुए हैं। 5 फीट चौड़ाई है, सारे के सारे मीटर यहाँ लगे हुए हैं, जबकि नियम के हिसाब से ये सारे मीटर इस बिल्डिंग के बाहर होने चाहिए। देखिए, जिस फ्लोरिश होटल में आग लगी उससे महज 150 मीटर की दूरी पर आप देखिए कि एक ये होटल बना हुआ है। और जो मैं बता रहा था कि आपको किस तरीके से बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं, ये आप देखिए। ये ऐसे बेसमेंट में जो है वो कमरे बने हुए थे फ्लोरिश होटल में भी, और यही वजह रही कि कैजुअल्टी की जो तादाद है वो बढ़ गई। अब आप देखिए ये बेसमेंट में कमरे बने हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पटना में 2 बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच जो टकराव हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आपको बता दें, एक और बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हुए हैं। रोशन आनंद की रिहाई की मांग यहां पर की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में खान सर के 2 बॉडीगार्ड्स को हिरासत में लिया गया है। खान सर की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। सड़क पर रोशन आनंद के जो समर्थक छात्र हैं वो मौजूद हैं। रोशन आनंद के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हैं। सोमू आनंद मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? प्रदर्शनकारी छात्र हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या मांगे इनकी? अच्छा, ओके। सोमू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा जी। सोमू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो सोमू का हम आगे रुक करेंगे, लेकिन इस बीच देखिए जो तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। रोशन आनंद के ये समर्थक छात्र हैं जो अब सड़क पर उतर आए हैं। मुसल्लेपुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हो गए हैं एक जगह पर, जहां जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे ये तमाम छात्र यहां पर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने रोशन आनंद को बेकसूर बताया है। सोमू आनंद मेरे सहयोगी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचाइए और बताइए कि क्या मांग रख रहे हैं यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे छात्र। सोमू, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप बताइए कि जो छात्र मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें देखिए और इन सभी स्टूडेंट्स के हाथ में पोस्टर्स हैं। ये सब लोग रोशन सर की रिहाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि रोशन सर को कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से आज जब एक नया वीडियो सामने आया है और उसके बाद से इस पूरे मामले में एक अलग सा ट्विस्ट आया है। और ये जो आपको जितने सारे पोस्टर्स दिख रहे हैं उन सब में रोशन सर की रिहाई की मांग की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं से समझते हैं आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। गिरफ्तारी करो, गिरफ्तारी करो। डिमांड कर रहे हैं? डिमांड ये कर रहे हैं कि सर को झूठा आरोप में फंसाया गया है, तो सर के साथ में झूठा आरोप गलत है, तो सर को रिहाई किया जाए। ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। पटना में खान सर के 2 बॉडीगार्ड को हिरासत में लिया गया है। लिए जाने के बाद रोशन आनंद के समर्थक छात्र सड़कों पर उतर आए हैं।
मुसल्लापुर हाट में सैकड़ों छात्र जमा हो गए हैं। ये छात्र ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये छात्र रोशन आनंद को निर्दोष बता रहे हैं, साथ ही खान सर की गिरफ्तारी की भी ये छात्र मांग कर रहे हैं। तो आप देखिए सैकड़ों छात्र यहाँ पर जमा हो गए हैं। रोशन आनंद की रिहाई की मांग के साथ ये छात्र सड़कों पर उतर आए हैं, हाथ में तिरंगा भी लिए हुए हैं। यहाँ कुछ छात्र, जैसा कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो खान सर की गिरफ्तारी की मांग ये उठा रहे हैं। ज्ञान बिंदु का ये दावा है कि खुद फायरिंग करवाई गई है, सब प्लान के तहत हुआ है। मुसल्लापुर हाट में सैकड़ों छात्र यहाँ पर जमा हुए हैं और रोशन आनंद की रिहाई की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। तो पटना में दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच जो टकराव हुआ है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर का खान ग्लोबल स्टडी सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर आमने सामने है। फायरिंग के आरोप लग रहे हैं, तोड़फोड़ के वीडियो सामने आए हैं। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक परीक्षा में रिजल्ट और एक दूसरे के बीच कंपटीशन को लेकर दोनों के बीच जो अदावत है वो बढ़ती जा रही है। इस बीच एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने दावा किया कि खान सर के बॉडीगार्ड ने हवाई फायरिंग की। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। पटना में खान सर की कोचिंग के बाहर 2 जून की रात को जो हुआ उसके बाद सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। कोचिंग सेंटरों की आपस की लड़ाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। उसी से जुड़ा ये नया वीडियो है। इस वीडियो में 2 लोग हथियार लोड करते हवा में फायरिंग करते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये खान सर के गार्ड्स हैं जिन्होंने फायरिंग की और आरोप लगाया गया है खान सर के कोचिंग संस्थान के पास वाले ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान की ओर से। वहीं ज्ञान बिंदु पर आरोप है कि खान सर की कोचिंग पर जो हमला हुआ था वो उसने कराया था। क्या कोचिंग सेंटर्स में छिड़ गई है जंग? ये मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामा क्या इसलिए हो रहा है कि एक की सफलता से दूसरा नाराज है, या कोचिंग के क्षेत्र में कौन किससे आगे है ये साबित करने की कोशिश हो रही है? पटना में 2 जाने माने कोचिंग सेंटरों के बीच जो हुआ वो 2 गैंग की लड़ाई से कम नहीं और बताया जा रहा है कि दुश्मनी पुरानी है जो अब इस तरह भड़क उठी है। पोस्टर चिपके, कोचिंग सेंटर भिड़े, परीक्षा के परिणाम कोचिंग सेंटरों में घमासान। ये 2 पोस्टर देखिए, दोनों हाल ही के हैं। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के परिणाम आने के बाद लगाए गए। खान सर की कोचिंग का दावा है कि उनके संस्थान से 12,000 से अधिक छात्र पास हुए। वहीं रोशन आनंद के ज्ञान बिंदु संस्थान का दावा है कि उनके संस्थान से 10,000 से ज्यादा छात्र सफल हुए, यानी दोनों मिला ले तो करीब 22,000 छात्र। लेकिन परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या 19,000 के करीब थी। लेकिन दोनों कोचिंग ने सम्मान समारोह आयोजित किया था, लेकिन सम्मान समारोह के साथ ही बवाल बढ़ता गया। बताया जा रहा है कि विवाद तब ज्यादा भड़का जब खान सर के सफल छात्रों के सम्मान समारोह का पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड के ऊपर लगा दिया गया। पिछले ही सप्ताह बिहार पुलिस भर्ती का परिणाम आया था। 19,838 पदों पर जो है वो 38 पदों के लिए वैकेंसी थी और उतने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। इसके बाद दोनों कोचिंग ने अलग अलग दावा किया। एक कोचिंग ने कहा, खान सर ने ये कहा कि उनके यहाँ से 12,000 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर दूसरे कोचिंग ज्ञान बिंदु ने ये कहा कि उनके यहाँ से 10,000 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। दोनों कोचिंग ने विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया और उसके जरिए भी अपनी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन और अपने विद्यार्थियों को ज्यादा बेहतर बताने की कोशिश की। उसी के दौरान जो ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर का बोर्ड आपको ठीक सामने दिखाई दे रहा है, वहां पर एक पोस्टर जो है वो खान सर की तरफ से लगाया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके 12,000 विद्यार्थी पुलिस भर्ती में चयनित हुए हैं। वह भी इस विवाद का एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरफ से ये बात नहीं कही गई है, लेकिन ये एक बात जरूर है। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पटना की ये जाने माने कोचिंग सेंटर हैं। मुसल्लापुर इलाके में आसपास मौजूद हैं। दोनों ही का दावा है कि उनके यहाँ के बच्चे परीक्षाओं में मैदान मारने में आगे हैं। ये कहा जाता है कि दोनों ही ओर से एक दूसरे को लेकर बयानबाजी जारी रहती है। 2 जून की रात ये हिंसा में बदल गई, लेकिन बताया जाता है कि दोनों के बीच तल्खी बहुत पुरानी है। ये हमला जरूर मंगलवार की रात में हुआ है, लेकिन ये अदावत काफी पुरानी है।
दरअसल ये दोनों कोचिंग एक ही तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराते हैं, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और इस तरह की तमाम परीक्षाएं, बिहार पुलिस और बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कराते हैं। और उसके जब परिणाम सामने आते हैं तो दोनों कोचिंग का दावा होता है कि उनके यहाँ से अधिक स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और इन दावों के बीच कई बार जो बयानबाजी होती है वो निजी टिप्पणी में भी तब्दील हो जाती है, और इसलिए ये दोनों शिक्षकों के बीच जो जुबानी जंग है वो पहले से भी चलती रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे हैं। 2 जून की रात जो हुआ उसमें खान कोचिंग सेंटर के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट की गई, जिससे उसका सिर फट गया। खान सर की ओर से आरोप लगे हैं कि हमला ज्ञान बिंदु की ओर से कराया गया। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। इस घटना के बाद ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। रोशन आनंद ने सीधे सीधे खान सर पर आरोप लगाया और अपने खिलाफ साजिश बताया। साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है, ज्ञान बिंदु और हमारे खिलाफ साजिश है। कौन कर रहा है साजिश? खान कर रहा है रिजल्ट के वजह से, रिजल्ट बिहार पुलिस रिजल्ट की वजह से खान कर रहा है। अरे यार, बिहार पुलिस में जो आपने रिजाइन दिया, क्या लग रहा है उसके चलते साजिश है? उसके चलते साजिश हो रहा है। रोशन सर, रोशन सर, रोशन सर, रोशन सर। रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में सीधे पटना की बेऊर जेल भेज दिया गया। इस बीच ये वीडियो सामने आया है जिसमें दावा किया गया है कि खान सर के बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की आरोप ज्ञान बिंदु की ओर से लगाए जा रहे हैं। पुलिस वीडियो की जांच करने में जुटी है। गुरुवार को पुलिस ने खान सर के 2 गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। ये जांच का विषय है कि ये फायरिंग किस वजह से की गई और क्या ये वीडियो उसी दिन का है, यानी 2 जून का, जब हंगामा हुआ था। हालांकि जिस रात हंगामा हुआ था उस रात खान सर ने आरोप लगाया था कि उनके ऑफिस के बाहर दूसरी कोचिंग वालों ने गोली चलाई थी। ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसा गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया। वहाँ पे बगल की कोचिंग वाला ही, बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ। लेकिन बाद में किसी तरह की फायरिंग की बात नहीं की गई। लेकिन अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें 2 लोग फायरिंग करते दिख रहे हैं। पटना के मुसल्लापुर इलाके में कई कोचिंग संस्थान हैं। खान सर और रोशन आनंद के संस्थान आसपास हैं। खान सर का आरोप है कि कम फीस में अच्छी शिक्षा देने के चलते कुछ लोग उनके संस्थान से नाराज हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि गरीब से गरीब बच्चे को पढ़ाया जाए, जब तक अंतिम पीढ़ी तक को हम लोग को शिक्षा पहुंचानी है। इसमें कुछ लोग बाधा बनते हैं और हमें प्रशासन से पूरा भरोसा है। इस घटना के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 3 महीने के भीतर कोचिंग नीति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता तैयार की जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। सम्राट चौधरी जी की पुलिस उसे पाताल से खोज करके और उसे सजा देगी। और ये इस प्रकार की जो स्थितियां पैदा हो रही है, इसके लिए हम अगले 3 महीने में एक नियम बनाएंगे और उस नियम के दायरे में बिहार के सभी कोचिंग संस्थान को लाएंगे। कदमकुआं थाना क्षेत्र का मुसल्लापुर हाट बिहार के सबसे बड़े कोचिंग केंद्रों में गिना जाता है। यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले दर्जनों संस्थान चलते हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र बेहद सामान्य और गरीब परिवारों से हैं। कम फीस में अच्छी शिक्षा के लिए वो इन कोचिंग सेंटर के सहारे हैं। लेकिन 2 जून को हुई इस घटना ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कहीं कोचिंग सेंटर किसी गैंग की तरह तो नहीं बनते जा रहे हैं। पटना में सोमू आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको ये तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरह से पटना की सड़कों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और रोशन आनंद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही खान सर की गिरफ्तारी को लेकर भी ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। खान सर कोचिंग संस्थान हमला मामला से जुड़ी
एक बड़ी खबर मिल रही है, खानसर के दोनों गार्ड्स को हिरासत में लिया गया है। तो दोनों गार्ड्स पर कार्रवाई हुई है, हिरासत में उन्हें लिया गया है। खानसर कोचिंग संस्थान हमला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और इसी बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि देख रहा है इंडिया में फिलहाल इतना ही। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ।